वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, वे डैश समूह से संबंधित रहते हैं। तो इसका आंसर है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधे में पौधे के विभिन्न भाग जैसे कि फूल, तना, पत्ती आदि नहीं पाए जाते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत 4 प्रकार के पादप पाए जाते हैं। पहला कवक, दूसरा शैवाल, तीसरा लाइकेन तथा चौथा जीवाणु। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है तथा शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक के अध्ययन को याद करने के लिए हम ट्रिक के रूप में किलोमीटर से याद रख सकते हैं। के से होता है कवक और एम से होता है माइकोलॉजी, यानी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसे हम किलोमीटर की सहायता से ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। चित्र में दिखाया गया पादप यह शैवाल है, जो एक सरल जलीय पौधा है जिसमें जो है पौधे के विभिन्न अंगों का अभाव होता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी मुख्यतः तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान, अर्थात मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक स्वभाव माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया, जो परमाणु संख्या पर आधारित है। तीसरे क्वेश्चन में जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? तो करंट का मान एक ही रहता है। जब कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका प्रतिरोध निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं R = R1 + R2। और जो है श्रेणी क्रम में जो है धारा का मान समान किंतु वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन को ले तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 तथा द्रव्यमान संख्या 16 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, यानी 16 - 8 = 8 अतः न्यूट्रॉन की संख्या 8 होगी। 6 नंबर क्वेश्चन में सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है। अवतल दर्पण का अन्य उपयोग दांत के डॉक्टर के द्वारा इत्यादि डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है तथा इसका उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। 8वां क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश है। तो अलैंगिक प्रजनन जो है में नए जीव जनक माता पिता समान होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में माता पिता अलग अलग होते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है। तो आसानी से चाकू से सोडियम को काटा जा सकता है। सोडियम के गुणों की बात करें तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है 2Na + Cl2 = 2ACl। सोडियम का उपयोग अपस्फोटन रोधी यौगिक के निर्माण में किया जाता है। सोडियम विद्युत का सुचालक होता है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है।
द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रेनवीयर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए मायेलिनीकृत एक्सोन में पाया जाता है। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? तो कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ ऐसे जीव या पौधे जो मरे हुए और क्षयकारी जैविक पदार्थों को अवशोषित करके खाते हैं या अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृतपोषी या मृतजीवी या सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौवा। कुकुरमुत्ता में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम गुना मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसका वेग बढ़ता है, जिससे इसका संवेग भी बढ़ता जाता है। बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से होता है। बल और संवेग में संबंध F बराबर dp/dt होता है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण को हम दिए गए फिगर से समझ सकते हैं। नकारात्मक त्वरण का अर्थ होता है मंदन, यानी धीरे धीरे स्पीड कम हो जाना। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है v-u/t। v मतलब अंतिम वेग माइनस u प्रारंभिक वेग बाय t समय। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में परिवर्तन हो रहा है तो उस त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु का वेग घट रहा है तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं तथा इसे ही मंदन कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में NH4 को पूरा एक अणु मानना है। तो नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा इनका होल दिया हुआ है, तो इनको जोड़कर दोगुना कर देंगे। जैसे कि 1 प्लस नाइट्रोजन 1 है तो 1 और हाइड्रोजन 4 है तो 1 × 4 और सबको 2 से गुना कर देंगे। फिर जो है सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे 15। सभी को जोड़ने पर इसका योग 15 आता है, अतः इसमें 15 परमाणु हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? अर्थात न्यूलैंड्स के अष्टम नियम में सबसे अंतिम तत्व कौन सा है? तो सबसे अंतिम तत्व है थोरियम। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के आधार पर उस समय तक के 56 तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव नियम में जब तत्वों को उनके परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो हर 8वें तत्व में पहला तत्व का गुण समान होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के लिए मान्य था। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटियों में उपस्थित रहता है? तो चींटियों में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित रहता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में है को एक द्रव्य म्यू बराबर 4/3 में डुबाया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी?
तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई f होगी। दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करती है, अतः फोकस दूरी सेम रहेगी।